कॉन्वर्सेशन में सबसे पहले तो हिंदू फंड के ऊपर ही बात करते हैं, क्योंकि राहुल भैया का जो जर्नी रही है वो ऐसी ही है कि अर्ली 21st सेंचुरी की जब शुरुआत हुई थी तो एवरीबडी वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर एंड परहैप्स डू अ स्टार्टअप एंड बिल्ड अ कंपनी, एंड दैट इज़ व्हाट ही हैज़ डन ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स. He's been fortunate to finally bring a team together, and that team has grown, and he finally sold off his company, and now he's devoted his life to the nationalist causes. राहुल जी के बारे में एक और बात, हमारे एक सीनियर ही हैं, कॉमन हैं, कभी दोस्त बोल देते हैं, कभी मेंटोर बोल देते हैं, संजीव सान्याल जी, जो उस वक्त उनकी अपनी किताब आई थी लैंड ऑफ सेवन रिवर्स. उसके बाद उन्होंने पूरे देश में 2013-14 में उन्होंने अलग अलग जगह इकोनॉमी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस और लेक्चर्स डिलीवर किए थे. उसके बाद मेरे ख्याल से उस किताब का आपकी लाइफ के अंदर एक भी बहुत बड़ा रोल रहा है. सिमिलरली मेरी जर्नी के अंदर भी उस किताब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है. हैविंग सेड दैट, व्हाट्स बीन योर जर्नी आफ्टर द बुक, व्हाट हैपेंड आफ्टर रीडिंग द बुक, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन नाउ? तो थैंक यू अर्जुन, थैंक यू एवरीबडी. तो अर्जुन बोल रहे जर्नी कैसे रही है. शुरुआत ऐसे हुई थी कि देखिए एक हिंदूवादी लीनिंग तो थी, जैसे सर भी बोल रहे थे कि बीजेपी वादी जैसे लीनिंग है, हिंदूवादी लीनिंग है. तो वो तो बचपन से थी, ये मोदी कैंपेन और इस सबसे बहुत पहले. मगर मोदी कैंपेन में क्या हुआ कि रात रात बैठकर फेसबुक पे, ट्विटर पे लड़ाइयाँ लड़ते रहता था, क्यों मोदी चाहिए. तो वो बहुत ही जैसे पोलराइज्ड टाइम था. अभी तो फिर भी आसान हो गया है, मगर 2013-14 बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था. एटलीस्ट जैसे कॉलेज से अपने ऑफिसेस चलाने में सब ब्रांड करना बहुत इजी रहता था. एक्चुअली 2012 में शायद ये बुक पढ़ी थी लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, संजीव सान्याल की. तो उसमें ऐसी हिस्ट्री पता चली कि ये सोचा कि यार ऐसी हिस्ट्री तो मैंने कभी पढ़ी नहीं है. इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ी तो सिर्फ गांधीयन इकोनॉमिक्स समझ में आती थी, गो बैक टू विलेजेस, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए तो साइकिल इज़ द मैक्सिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसे कुछ विचार सुनने को मिलते थे. उस किताब में पढ़ा तो बिल्कुल ही अलग व्यू ऑफ भारत मिला कि हम तो अर्बनाइज्ड हड़प्पन टाइम से हैं. मतलब फर्स्ट सिटी मेहरगढ़ अगर आप जाएं तो 7500 BC, मतलब 9,500 साल हो गए, और तब से अर्बनाइजेशन के अटेम्प्ट में हैं हम. अब तो संगम टॉक्स की शुरुआत हुई बिकॉज मैंने संजीव जी को कांटेक्ट किया कि आप आके लेक्चर्स दीजिए, तो वो अग्री कर गए. सिंगापुर में होते थे तो जब दिल्ली आते थे तो मैंने लेक्चर्स शुरू करे. तो वहाँ से फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया. पता नहीं था कि क्या करना है एग्जैक्टली, बट चैनल बढ़ता गया. आज 3000 टॉक्स हैं, करीबन 1000 स्कॉलर्स, एक्टिविस्ट, एकेडमिक्स ने संगम टॉक्स पे बात करी. आप देखिएगा चैनल जाकर. भारत का, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का, अनटोल्ड इंडियन हिस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है. आज 10 साल हो गए पूरे, अभी 1-1.5 महीने में 10 साल हो जाएंगे. एक इम्पॉर्टेंट अच्छा फैक्टर अर्जुन ये भी लगता है कि हमारे को समझना पड़ेगा आगे के सारा डेटा अब सर्च से नहीं होगा, AI बताएगा. जैसे अब आप गूगल से पूछते हैं तो जेमिनाई जवाब देता है. अगर AI टूल्स को, AI प्लेटफॉर्म्स को हमारा डेटा नहीं मिलेगा, वो कभी भी हमारी स्टोरी नहीं बताएगा. सो संगम टॉक्स के सारे 3000 वीडियोस, 3500 वीडियोस आज सारे AI प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं. आप जाकर अगर सर्च करते हैं, वो एक्चुअली उनके रेफरेंसेस देकर बताता है कि मगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने बात करी डेटिंग ऑफ महाभारत या रामायण, तो एक्चुअली रेफरेंसेस देगा. एक तरफ तो ज़रूर कहेगा कि दिस इज़ कंसिडर्ड माइथोलॉजी, एट द सेम टाइम इंडिक स्कॉलर्स थिंक ये सब, एंड उनकी डेटिंग इतनी वेरीड करती है, ये स्कॉलर्स ये बोलते हैं. सो ये पॉसिबल ही नहीं होता अगर शायद संगम टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स 10 साल से नहीं शुरू हुए थे. एब्सोल्युटली, इन हाइंडसाइट ऐसा लगता है कि ये जर्नी अच्छे से कनेक्ट करना, बट वो बिकॉज आई हैव सीन इट फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, तो आई नो इट्स नॉट बीन एन ईजी वन. ऑफ कोर्स, आई मीन अपने मैं कैसे करता था फंड, मैं अपने बिजनेस चलाता था, सॉफ्टवेयर बिजनेस. एट इट्स पीक 600 लोग थे बिफोर आई सोल्ड द बिजनेस, और इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी थी. मैंने
11-12 में करीबन एक रूल सेट किया था सदगुरु जग्गी वासुदेव से इंस्पायर होकर कि 7% अपने बिजनेस प्रॉफिट्स का अपनी ट्रस्ट में डालूंगा और अपनी पर्सनल सैलरी 7% ईशा फाउंडेशन को देता था। उससे मैं फंड कर पाया। एक बेसिकली वी आर ऑल ग्रीडी पीपल, हम सारे ह्यूमंस हैं, सब ग्रीडी हैं। तो अगर अपने लिए रूल सेट कर लेते हैं ना, तो फिर वो अपनी जो आज मन किया तो दे दिया, कल यार ज़्यादा लग रहा है यार, वो सब नहीं हुआ। तो एज द बिजनेस ग्रू वो 7% बढ़ता गया, राइट। बट वो रूल मैंने नहीं तोड़ा और मुझे तो देखना ही नहीं था, नहीं तो लगता यार इतने पैसे जा रहे हैं तो वो अकाउंटेंट को पता था 7% निकालना है एवरी क्वार्टर, एवरी 6 months, और वो निकल के सरयू ट्रस्ट में चले जाता था। सो दैट्स हाउ इट ऑल फंडेड। दैट ब्रिंग्स मी, क्योंकि सरयू ट्रस्ट या संगम टॉक्स का जो काम रहा है पिछले 10-15 सालों के अंदर, जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है वो अनपैरेलल्ड है। मतलब फ्रॉम पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी इन द कंट्री, या हिस्ट्री में जिन्होंने लिखा है, मैं लॉन्ग लिस्ट है ऑफ ऑथर्स जो कॉमनली राइट विंग स्पेक्ट्रम के बोले जाएं, उन सब ने कोई ना कोई टॉक, मीनाक्षी जैन मैम हो गई, अगर संगम टॉक्स ना होता तो उनके लेक्चर्स लोगों तक पहुंचना। अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा मगर कल मैं अदानी इंडोलॉजी कॉन्फ्रेंस में था अहमदाबाद में, 2 दिन वहीं पर था, आज भी चल रही है। अगर आपने सुना हो अदानी जी का लेक्चर, बहुत ब्रिलियंट, ही स्पोक ब्रिलियंटली। फिर शंकराचार्य भी आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा टॉक दी। वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू की बात नहीं है, बट संगम टॉक्स का इम्पैक्ट बताता हूँ। वहाँ पर कुछ बहुत ही बड़े कर्नाटका के ब्राह्मण स्कॉलर्स थे जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपराओं पे ज़बरदस्त काम किया है। तो उनमें खड़ा होकर मैं ऐसी जगहों में थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील करता हूँ, क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, बट वो संगम टॉक्स की वजह से बुला लेते हैं। तो वहाँ खड़ा था और बात कर रहे थे कि किसी ने बोला यहाँ तो इतने सारे स्कॉलर्स हैं जो रिकॉर्डेड है संगम टॉक्स पे। तो घंटी मूर्ति जी जो IKS डिवीज़न के हेड हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, वो कहते हैं बड़े सारे पॉपुलर तुम्हारी वजह से हुए हैं, नहीं तो उनकी रिकग्निशन ही नहीं था भारत में कहीं। मुझे याद है मीनाक्षी जैन मैम को जब इंडियन अकेडमी वाले एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था IGNCA में गए, उसके अंदर भी वो यही बात बोलती हैं कि लेक्चर्स नहीं सामने आए होते तो लोगों को पता ही ना चल रहा होता, और पता ना चला होता तो पद्मा अवार्ड मिलना या फिर राज्यसभा मेंबरशिप मिलना ये बहुत बड़ा था। राम मंदिर में KK मोहम्मद जी का वो लेक्चर ऑन हिज एक्सकवेशंस विद प्रोफेसर BB लाल, वो बहुत ज़बरदस्त फैला था। 1 साल मुझे लगा उनको कन्विंस करने में कि आप प्लीज़ राम मंदिर पे बोल दीजिए So, anyways, what are you working on now? क्योंकि संगम का एक बहुत बड़ा काम हो गया, 7% डोनेशन का एक कॉन्सेप्ट आपका समझ आ गया। अभी आपने पिछले 1-1.5 वर्ष से हिंदू फंड का एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप पूरे देश में बात कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो फंड रेजिंग फॉर इट। हिंदू फंड से पहले डू यू थिंक इनफ हैज बीन डन फॉर हिंदू कॉजेज बाय द BJP? no. Why do you say so? 2014 में आप लेकर जाइए, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश जो लोग बैठे हैं, क्योंकि बहुतों की परसेप्शन ये है और बहुत मानते भी हैं, इस बात पे पूरा विश्वास करते हैं कि भाजपा ही हिंदू कॉजेज के लिए काम कर रही है, और शायद एक पोलराइजेशन जनरेट हो रहा है, और शायद इसके अलावा भाजपा के पास मुद्दा नहीं है। तो आई वांट यू कि आप 2014 में, क्योंकि आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह भी काम कर रहे थे, नाउ यू आर सेइंग दैट BJP इज नॉट डूइंग इनफ। So what happened? Neither BJP nor the संघ, if you like. थोड़ा अच्छा नहीं लगता है पब्लिक फोरम्स में क्रिटिसाइज़ करने में अपने ही लोगों को, मगर एक एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूँ, एंड मे बी नॉट BJP स्पेसिफिक बट हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस स्पेसिफिक। मैं विश्व हिंदू परिषद के एक लीडर के साथ प्लेन में बैठा था, काफ़ियों को जानता हूँ, तो संयोग से मेरे साथ सीट पे बैठे थे। तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि श्रीमान, हिंदू समाज इस समय दिशाहीन है। तो बोलते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा कि एक तरफ आप बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी हैं, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, हम मेजॉरिटी में हैं तो हम हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी हैं, ऐसा ही सबका मान्यता यही रहती है। इसका मतलब क्या है? क्या द स्टेट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डज इट प्रोटेक्ट इंडियन बॉर्न रिलीजन्स? मैं जब हिंदू धर्म में बोलता हूँ, मैं केवल मूर्ति पूजा करने मंदिर जाने वाले हिंदुओं की बात नहीं करता हूँ। उसमें आर्य समाजी भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं, उसमें जैन बौद्ध सब इंक्लूड होते हैं, अरुणाचल का दौनी पोलो भी इंक्लूडेड होता है। तो एक ग्रेटर हिंदुइज्म करके बात करते हैं, वैसा बेटर रहेगा। तो
मेरा प्रश्न उनसे केवल ये था कि आप ये बताइए, अभी ये पिछले साल की बात है, तो पिछले साल करीबन 75 सिटीज़ में रामनवमी शोभा यात्रा पे मस्जिदों से पथराव हुआ था। मैंने कहा ये बताइए वो कैसा हिंदू राष्ट्र होगा जहाँ पर ये पथराव रुक जाएगा, इसका मुझे जवाब दे दीजिए। व्हाट इज़ द एंड गोल दैट यू आर वर्किंग टुवर्ड्स? वॉर में ऐसा ही होता है। आपने अगर सैम बहादुर मूवी देखी हो, नहीं देखी तो हाईली रिकमेंडेड देखने के लिए। इंदिरा गांधी अपने 2-3 मिनिस्टर्स के साथ विद सैम मानेकशॉ रूम में बात कर रही हैं एंड कुछ बात हो रही है और शी सेज कि वॉर तो जाना पड़ेगा एंड इट्स अ सोल्जर्स ड्यूटी टू डाई फॉर द नेशन। सैम मानेकशॉ अपना हाथ टेबल पे मारते हैं, एक्सक्यूज़ मी मैडम, सोल्जर्स ड्यूटी इज़ नॉट टू डाई फॉर द नेशन, इज़ टू विन द वॉर फॉर द नेशन। मरने से जीतते नहीं है ना, इज़ टू विन द वॉर। तो मैंने कहा आप बताइए व्हाट डज विनिंग द वॉर लुक लाइक? डू यू अग्री वी आर इन अ वॉर? येस वी आर इन अ वॉर। कन्वर्जन्स कर रहे हैं, कोर्सिव कन्वर्जन्स। पंजाब में अमृतसर में ऐसा एस्टिमेट है कि 23% अमृतसर में, मतलब डूब के मर जाना चाहिए हम सबको, अमृतसर में 23% क्रिश्चियंस हैं। हाँ जी, सारा तेलंगाना, ईस्टर्न गोदावरी, आप तमिलनाडु, आप उड़ीसा के कोस्ट से शुरू हुई है, पूरे भारत के कोस्ट पे ऊपर तक जाते रहिए। अगर आपको कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन गांव नहीं मिला, उसके अलावा कुछ मिल गया तो बताइएगा। और ये कोस्ट है, वहीं से सारी ड्रग पेडलिंग होती है, वहीं से सब माफिया रिंग इसी कोस्टल बेल्ट से चलते हैं। मैसिव नेशनल सिक्योरिटी। और ये सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी नहीं है, मेरी सबसे बड़ी संघ से परेशानी ये है कि संघ ने नेशनलिज्म को हिंदुत्व से इक्वेट करते हैं कि अभी जो भारत है वो मतलब नेशनलिज्म, तो जियोग्राफिक बाउंड्री इज़ इम्पॉर्टेंट, अखंड भारत की जियोग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट। वो जियोग्राफी से क्या लेना देना है मुझे? येस इट इज़ सेक्रेड, बट उसके लोग अगर इस सिविलाइजेशन के मूल सिद्धांतों को नहीं मानते। पहले के तो पाकिस्तान जो है वो भी भारत था, उसके जो मुसलमान थे वो भी भारतीय मुसलमान होंगे। अगर डिवाइड नहीं होता भारत तो उनको आज भी हम भारतीय बोल रहे होते। उनके वैल्यू सिस्टम्स कुछ भी हमसे मेल खाते हैं? नहीं खाते। यही स्थिति भारत के मुसलमानों की है, कोई मेल नहीं खाते। तो अब भारत किसको कहते हैं? भारत कोई भूखंड नहीं है। ओशो बहुत ही ब्यूटीफुल शब्दों में बोलते हैं, भारत कोई भूखंड नहीं है, ना कोई राजनीतिक इकाई। भारत एक प्यास है, एक अभीप्सा सत्य को पा लेने की। सही बात है या नहीं है? वो वैल्यू सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, एक नॉलेज सीकिंग सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसको भारतीय बोल रहे हैं वो तो बताएं। जो कहता है कि आप सबके 5 बार रोज़ बोलता है कि आप सबके देवी देवता झूठ हैं, हर मस्जिद से यही बोला जाता है अजान में, और हम चुपचाप सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, सेक्युलरिज्म में किसी को कुछ भी बोलने दीजिए। तो भारत क्या है ये तो क्लियर हो जाना है ना हमारे को। ये हिंदू राष्ट्र जो हम बोलते हैं हम ऑलरेडी हैं, क्यों है? मेजॉरिटी में है केवल इसलिए। आप कल मेजॉरिटी नहीं रहेंगे। आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन खुद से इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट चाहिए पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए। आप 140 में से अभी 110 करोड़ अगर हैं भी, सपोज मान लिया, यू आर डिक्लाइनिंग लाइक यूरोप। तमिलनाडु का हिंदू पॉपुलेशन रेट 1.1 1.2 पे है, विच इज़ लोअर देन इटली और एनी यूरोपियन कंट्री। सिखों का क्या है? 1.6। जैनियों का क्या है? 1.2। 50 साल बाद जैन, 100 साल बाद सिख और जैन दिख जाएं आपको भारत में, देख लीजिएगा फिर, सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे, बाकी सब कन्वर्जन छोड़ दीजिए आप। विद दैट हैपनिंग ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ये एक इकोसिस्टम है पूरा का पूरा एंटी हिंदू, ग्रेटर हिंदू इकोसिस्टम। हम अपने ही खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहते हैं, हम तो जी हिंदू राष्ट्र हैं। वही भागवत जी खड़े होके बोलते हैं, वो तो ऋषियों मुनियों ने बता दिया हम हिंदू राष्ट्र हैं। अब थोड़ी कोई ऐसे थोड़ी कोई बोलते हैं। व्हाट डज इट लुक लाइक? कब ये पथराव बंद होगा? कब हमारे मंदिर साउथ इंडिया के तमिलनाडु में ही करीबन 44,000 मंदिर हैं जो तमिलनाडु सरकार के कंट्रोल में है। उसमें आप हुंडी में जो पैसा डालते हैं
वो सरकार का पैसा होता है, उसमें 6% ऑडिट फी लगती है। आप उसका मतलब समझिए, कल को KPMG या EY या PwC रिलायंस को ऑडिट कर रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, और कहे जी अपनी 6% अपनी रेवेन्यू मुझे दो। कैन यू बिलीव इट? ये बिजार है, बिजार। तमिलनाडु के केवल अगर आज के जितने लैंड बचे हैं इन 44,000 टेम्पल्स के, जो इनके सब मंदिरों के पास अपना लैंड होता था जो डोनेट किया जाता था, कम्युनिटी देती थी, राजा देते थे, उसकी आज की रेंटल इनकम कलेक्टिव 6,000 करोड़ रुपए है। आप वो सरकार यूज़ ही नहीं करने देती, सब इंक्रोच्ड है, ऑक्यूपाइड है, मुस्लिम्स क्रिश्चियन चर्चेस बना के बैठे हैं। दैट्स आवर मनी। इस सरकार ने उस टेम्पल्स को आज़ाद करने के लिए पार्लियामेंट में लॉ लाए या नहीं लाए? नहीं लाए। कर्नाटका में मैनिफेस्टो में डाला, 2 साल बाद मैनिफेस्टो से हटा दिया। पर इसकी हिस्टोरिसिटी क्या रही है? वाज इट ऑलवेज द केस कि हिंदूज वर अंडर थ्रेट, या ये 1947 के बाद कई, क्योंकि ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हुए, जैसे हम हरियाणा के जिस इलाके में है या हरियाणा प्रदेश के अंदर आर्य समाज का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और आर्य समाज फंडामेंटली इज़ अ फंडामेंटलिस्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। और हरियाणा के अंदर अगर हम बात करते हैं धर्म से रिलेटेड, तो अलग अलग जाति, अलग अलग समाज के अंदर हम लार्जली सेक्युलर होने का एक वो बात करते हैं कि भाई सारे धर्म सेम हैं, पर फंडामेंटली ये भूल जा रहे हैं कि आर्य समाज पूरे देश के अंदर, अगर किसी एक राज्य के अंदर जिसने अपनी पैठ बना रखी है आज भी, वो हरियाणा है। और इस कभी हिंदू समाज को धर्म परिवर्तन आर्य समाज ने सिखाया, धर्म को बचाने के लिए चाहे शुद्धि करनी हो वो आर्य समाज ने सिखाया। स्वामी श्रद्धानंद वाज किल्ड, असैसिनेटेड बाय मुस्लिम, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द, जो भी था, रसूल, पता नहीं क्या था, रसूल द टेररिस्ट। और वो इसीलिए हुआ था क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी का पूरा अटेम्प्ट ही इसी बात पे था कि 20,000 मुसलमानों को वापस लेकर। बिल्कुल। आज से लगभग 100 साल पहले 1920s में हमारे ही देश में, पूरे भारतवर्ष के अंदर एक कॉम्युनलिज्म का एक राइज हुआ था। और अलग अलग, ये 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए, उसका कॉन्सिक्वेंस था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स अनाउंस हुए। तो सिखों के अंदर भी धर्म के अंदर पॉलिटिसाइजेशन स्टार्ट हुआ, इस्लाम में भी धर्म में पॉलिटिसाइजेशन स्टार्ट हुआ, बट इस्लाम का पॉलिटिसाइजेशन 1000 साल से ज़्यादा पुराना है। देन हिंदूज के अंदर हिंदू महासभा आई, विश्व हिंदू परिषद आए, RSS अपना काम कर रही थी, 1925 में शुरुआत हुई। आर्य समाज ने हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा रोल वो अपना अदा किया। आपके हिसाब से पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कब ऐसा होना स्टार्ट हुआ कि हिंदू स्टार्टेड बिकमिंग अ थ्रेट? बिकॉज सीइंग फ्रॉम अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव, उनके हिसाब से 1857 के अंदर दिल्ली तख्त की गद्दी अंग्रेजों ने मुसलमान से ली। 1947 ये गलत है। पहला तो डेटा संजीव सान्याली, अंग्रेजों ने मराठों से ली थी। हाँ, बट मराठे वर द कोर्ट रूलर्स, दे वर डोमिनेटिंग द कोर्ट। ठीक, उन्होंने बस टोकन तख्त से ले लिया था। तख्त पर जो बैठा था वो एक मुस्लिम बैठा था। 1947 में, लगभग 90 साल बाद, जब वो उस तख्त पे किसी को बैठाने का मौका मिला, और तब तक मोनार्की से हम डेमोक्रेसी के अंदर शिफ्ट हो चुके थे, तो उस तख्त पे जिसको बैठाया वो एक कश्मीरी पंडित हुए। ठीक, नाउ दैट कुड आल्सो बी, इट कुड बी आर्ग्यूड दैट ही वाज आल्सो अ टाइटुलर कश्मीरी पंडित। बट दैट बीइंग सेड, क्या ये पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद ये कब बदलाव आना शुरू हुआ जिसके अंदर आपके अनुसार हिंदू खतरे में बन गया है? मेरे हिसाब से सारी जितना मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, बट जो थोड़ा बहुत सब जोड़ लेता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ आइडियाज़ लोगों को सुन सुन के, मुझे समझ में आया दिस इज़ ऑल नेहरूवियन आइडियाज़। नेहरू ने कहा मैं कल्चरली मुस्लिम हूँ, मैं ईथॉस में क्रिश्चियन हूँ, आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट, ये उनके शब्द हैं। तो अब एक्सीडेंट से पैदा हुए हैं, ही हैज़ बेयरली एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हिंदू धर्म स्टैंड्स फॉर। तो आई थिंक दैट इज़ द टाइप ऑफ पॉलिसीज पुश्ड एंड जनरल। ये 47 में तो नहीं, बट बाय द 60s आते आते माइनॉरिटीज़म एंड एफर्मेटिव एक्शन हर जगह विश्व में फैल रहा था। ब्लैक राइट्स मूवमेंट भी 60s की थी,
तो उसके बाद ये आई थिंक हमने अपनी माइनॉरिटी राइट्स कुछ यूएन का कोई बिल था वो भी शायद 60s-70s में कहीं पर साइन किया। तो तब से ये आई थिंक बहुत ही ओवरडोज मोड में चला गया, ऑलमोस्ट टॉक्सिक लेवल्स ऑफ माइनॉरिटीज़म, वेयर यू आई मीन आपका सारा हाउ गुड यू आर एज अ पीपल इज जज्ड बाय आप कितनी एक्स्ट्रावेगेंट माइनॉरिटी राइट्स देते हैं। एंड एक्चुअली ये हमारी अपीजमेंट, ये एक्चुअली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी एम्बेडेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में जितना मुझे पता है, आर्टिकल्स 25 to 30 में शायद 2B इफ़ आई रिमेंबर, 25 2B में प्रोसेलिटाइजेशन शब्द, प्रोपोगेट रिलीजन ऐड करवाया था क्रिश्चियन पादरियों ने, और ये एक्सेप्ट भी हुआ। उसकी बहुत रेजिस्टेंस हुई थी, इनफैक्ट अम्बेडकर ने खुद इसकी रेजिस्टेंस करी थी, बट डिस्पाइट दैट इट वाज एडेड, जितना मुझे पता है। और ये प्रोपोगेट टू रिलीजन का मतलब क्या होता है? मतलब आप जाएं, मेरे पास राइट होनी चाहिए, मैं जाकर बताऊं। इसीलिए आपको पंजाब में उसके इफेक्ट दिखते हैं, हरियाणा पंजाब में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन के। उन्हें डर था कि हिंदू स्टेट में ये राइट टू प्रोपोगेट ना हो। राइट टू प्रोपोगेट भारत में हमेशा से रहा है, मगर अपने दम पर रहा है। आप कुछ भी अब्सर्ड फिलॉसफी लेकर आते हैं और जाके लोगों को कोर्सिवली करते रहते हैं, एंड द स्टेट कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट इट बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज। ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डैमेज है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है बाय पुटिंग दिस क्लॉज देयर, राइट? Has this government done anything to amend articles 25 to 30? No. Right now, मैं अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले, राइट टू एजुकेशन के अंडर जो सोनिया गांधी के टर्म में आया था, मनमोहन सिंह के टर्म में, आप भारत में एक ढंग का हिंदू स्कूल चला नहीं सकते, हिंदू रन अकेडमी। क्यों? आपको लैंड इतना चाहिए फुटबॉल ग्राउंड के लिए या जो भी स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए, स्टूडेंट टीचर रेशो इतनी चाहिए, इतनी ऑटोमेशन होनी चाहिए और तामझाम। जैसे ही आप अपना नाम बदल के क्रिश्चियन नाम दे देते हैं, तो आपके लिए सारे रूल्स अप्लाई करना बंद हो जाते हैं। ये कैसा सेक्युलर नेशन है? दिल्ली में, हरियाणा में आप मौलवियों को सैलरी देते हैं, पंडितों को सैलरी नहीं देते हैं। ये कैसा सेक्युलर नेशन है? तो एक तरफ तो हो जाइए कि आप सेक्युलर हैं, तो इन कट ऑफ एवरीथिंग, स्टॉप अपीजिंग एनी रिलीजन फॉर हेवन सेक। कर रहे हैं तो अपनों को तो कर लो, अपने धर्म को तो कर लो, बाकियों को करते रहते हो सारा टाइम। वाई हैज़ द माइनॉरिटी मिनिस्ट्री नॉट बीन ट्रैश्ड? ख़त्म क्यों नहीं करी? यही हमारी डिमांड थी मोदी जी के आने से। होप ये था कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बंद कर देंगे। फर्स्ट टर्म में 5,000 करोड़ की मुस्लिम्स के लिए स्कीम थी। अब ये तो स्टेट बोल रहा है कि अगर आप मुस्लिम बनोगे हम आपको माइनॉरिटी स्कीम देंगे। ऑलमोस्ट यही बात है, ऑलमोस्ट यही बात है। ये कैसी बात हुई? तो where do we stand now? आपको क्या लगता है solution सॉल्यूशन कहाँ है? Terrible situation. There's the only solution that I'm working on basically are two things. There are Hindus fighting and हज़ारों लोग अपनी अपनी संस्थाएं बनाकर लड़ रहे हैं इस स्टेट से। हमारी लड़ाई सिर्फ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से नहीं है, इंडियन स्टेट से भी है अनफॉर्चुनेटली। तो उन सबको फंड करना है, और ये मैं 8-10 साल से अपने छोटे स्तर पर करता आया हूँ। अब मैं 1,000 करोड़ रुपए का हिंदू फंड रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंडाउमेंट। तो एक ये सोल्यूशन है, और दूसरा सोल्यूशन है दैट वी हैव टू बिकम मिशनरी अगेन। आर्य समाज वाज अ मिशनरी इंस्टीट्यूशन। ना राइट नाउ तो डिफंक्ट हो गई है, क्षमा कीजिएगा सर, बट इस समय तो यहाँ पे ये भी आर्य समाजी है और हमारी ऑडियंस बहुत आर्य समाजी है। अभी तो ये स्थिति है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता हूँ दिल्ली में, मैत्रेया, जो लीगल घर वापसी करवाती है। आपको बहुत संस्थाएं मिलेंगी, बोलेंगे हम घर वापसी करवाते हैं जी, बहुत बढ़िया से। उनसे केवल एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछिए, कितनों के आधार कार्ड पे नाम चेंज करवाए? आप संघ से पूछ लीजिए, नहीं वो हम नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? वो हमारा काम नहीं है, उनका खुद काम है। अरे भाई, आप एक एग्जाम्पल देता हूँ। दिल्ली में यही जो मैत्रेया फाउंडेशन, वो एक पूरे बंगाली परिवार का घर वापसी करवा रहे थे, वो खुद आए थे, ठीक है, बेटा, पत्नी, बच्चे, दादी जीवित थी। दादी ने अपनी विल में लिखा था, मुझे हिंदू रीति रिवाज से क्रिमेट करना, ठीक है, मेरा दाह संस्कार हो और मेरे पूरे संस्कार कर्म हिंदू रीतियों से। वो जब उनका प्रोसेस चल रहा था, लंबा है, 2-3 महीने लग जाते हैं, 4 महीने जो भी, दादी का देहांत हो गया। तो वो बेटा इनको बोले लॉयर्स को कि प्लीज़ इनको क्रिमेट करवाना है।
3 दिन तक बॉडी पड़ी रही थी, क्योंकि एक क्रिमेशन ग्राउंड दिल्ली में बॉडी लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि आधार कार्ड पे बेगम जो भी नाम था। ये समझते ही नहीं हम लोग। आप उनको लीगली तो मुस्लिम छोड़ रहे हैं, कहते हो घर वापसी हो गई है जी। ये बकवासबाजी है, ये बेवकूफ़ बनाते हैं हमारे को सारे लोग। और ये स्थिति है कि दिल्ली में एक आर्य समाज मंदिर है जिनके पास ये लोग जाते हैं करवाने घर वापसी, वो कहते हैं भाई साहब मरवाओगे क्या, सारे हमारे पास ही लाओगे। ये अभी आर्य समाज की स्थिति है। तो हिंदू फंड में 1000 करोड़ ग्रांट्स फंड जैसे आप रेज करना चाह रहे हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? कौन सी किस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताइए जिसको आप फंड कर रहे हैं। एक केरला में एक लेते हैं, विमल करके लड़का है, 32 साल 35 साल का होगा। टीपू सुल्तान ने केरला में मल्लापुरम करके जगह है, वहाँ पर रेड्स करी थी। और वहाँ पर ये जो 1921 में एक मोपला राइट्स आप सुनते होंगे। मोपला राइट्स बेसिकली सारे कन्वर्टेड मुसलमान हैं जो टीपू सुल्तान की वजह से कन्वर्ट हुए थे। उस समय उसने बहुत आतंक मचाया था, सारे मंदिर उस बहुत तोड़ता था। जो स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान हमारे को टीवी सीरियल में दिखाया गया, मैं भी ऐसे ही बड़ा हुआ था सोच के कि बहुत ही वेलिएंट वॉरियर था भारत के लिए। तो सारे मंदिर उसने और उसके बाप ने तोड़े थे, हैदर अली ने। और बाद में वो मोपला राइट्स में जो बचे कुचे थे और तोड़े गए। बिल्कुल खंडित मूर्तियाँ कुओं में फेंकी गई, लोगों को मार के उनके साथ अंदर डाल दिया गया। और ऐसे 160 प्रोजेक्ट इस संस्था उग्र नरसिम्हा ट्रस्ट ने डॉक्यूमेंट करे हैं केवल मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में। और अभी 16वें या 17वें प्रोजेक्ट पे हैं। वो बिल्कुल टूटा भज्जा डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर को एक छोटा सा 25-30 लाख रुपए लगते हैं, उनको मंदिर खड़ा करते हैं। क्यों? वहाँ पर जो 8-10% हिंदू कम्युनिटी बची है वो अभी पेंटिंग जॉब करते हैं, सफाई करते हैं मुसलमानों की दुकानों में। उन सबको इकट्ठा करके उनको एक कम्युनिटी देने का अटेम्प्ट है उसका। ब्रिलियंट वर्क। मैं उसको 8-10 साल से सपोर्ट करता हूँ, 6-8 साल से। अब एक मोहित भारद्वाज सोनीपत में है, आईटी में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था, 7 साल पुणे में बीटेक करी अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसी समय अपनी संस्कृत पढ़नी शुरू करी पुणे में ही किसी आचार्य के अंडर। और वहाँ से पढ़ते पढ़ते काम करना शुरू हुआ साथ साथ, लेकिन अपनी संस्कृत की स्टडी जारी रखी। तो वहाँ पर उसको पता चला कि नॉर्थ इंडिया के लिए ऋग्वेद की एक उच्चारण की विधि है जिसको शाख्यायन शाखा बोलते हैं। वो नॉर्थ इंडिया के लिए वही रिकमेंडेड है। और उसके पूरे भारत में केवल 2 आचार्य जीवित बचे हैं, दोनों अपने 75 साल के आसपास हैं। वो दोनों मर जाएं तो गई शाख्यायन शाखा, किसी को पता नहीं है। 1116 शाखाएं थी ऐसी, आज शायद 13-14 बची हैं, उसमें से एक शाख्यायन शाखा है। ऐसा स्थिति है, या रफली ऐसा कुछ है। तो मोहित भारद्वाज ने अपनी आईटी जॉब छोड़ी और 2 साल लगे उसको। लैंड किसी ने 5 एकड़ सोनीपत में डोनेट कर दिया। बागपत में अपने ससुर शादी करी, ससुर ने डोनेट कर दिया। अब वो भाई साहब पूरा आचार्य बन गया। उसने अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर 20-25 ब्रह्मचारियों को शाख्यायन शाखा और अग्निहोत्री पंडित बनते हैं। अभी नॉर्थ इंडिया में केवल 2-3 ही अग्निहोत्री पंडित हैं जो लास्ट 3-4 सालों में बने, उनमें से एक वो है। तो वो सब कुछ छोड़कर वो बना रहा है। बच्चों की पूरा अपना गुरुकुल रन करना है, उसको कंस्ट्रक्शन भी करनी है, रहने का जगह बनानी है, गौशाला भी बनानी है। अब ये मैं 2-3-4 साल से उसके लिए फ़ंड कर रहा हूँ। मैं भी कर रहा हूँ और लोग भी। मैंने डोनेशन नहीं दी, लैंड की डोनेशन किसी ने करी, मगर कंस्ट्रक्शन की सुविधा बहुत सारी मैंने करी। तो ऐसे हज़ारों लोग हैं भारत में, हज़ारों जो लगे पड़े हैं। और हम देते नहीं हैं। आज हिंदू समाज देता नहीं है। अगर आप हिंदू समाज डोनेट क्यों नहीं करता? व्हाट डू यू थिंक? मुझे पता नहीं है। सबको पैसे की एग्रीगेशन शुरू हो गई है, बच्चों को आगे देते जाना है। पुण्य कमाने के लिए सिर्फ वो भंडारे लगा दो पानी पिला दो रास्ते बहुत लोग हैं जो करते हैं। नहीं, मंदिरों को करते हैं, शायद अपने धर्म संप्रदाय को करते होंगे, मगर पता नहीं 10% 10 क्या बोलते हैं, जो भी उसका संस्कृत वर्ड है, 10% बेसिकली धर्म के काम के लिए देना होता था। ये धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग है। 10% केवल धर्म के लिए। टैक्सेशन जो स्टेट लेता है वो अलग है। देते ही नहीं हम लोग, परसेंटेज के हिसाब से देते ही नहीं है।